सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। मालिक कैसे हैं सभी? आप सभी का अकाउंट्स का पेपर बहुत बेहतरीन गया है। कुछ बातें हैं जिनको लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें कल के पेपर को लेके स्ट्रेटेजी है, साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट को हो रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आया हूँ मैं, वो है अपना ओपीसी वाला पार्ट। ओपीसी में इस बार एक बड़ा चेंज है। हम जानते हैं ओपीसी नेचुरल पर्सन बना सकता है जो कि एक इंडियन सिटीज़न हो। पहले वर्ड हुआ करता था उसका रेसिडेंट होना ज़रूरी है, अब बोल रहे हैं वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज, मतलब रेसिडेंट ना भी हो तो भी चल सकता है। एंड अ पर्सन हु इज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 की जगह अब क्या बोल रहे हैं वो 120 डेज, ये हट चुका है। तो दो तीन बातें बोल दो, एक इंडियन सिटीजन होगा तो बनेगा, फॉरेन सिटीजन होगा तो ओपीसी नहीं बनेगी। एक वो चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट कोई दिक्कत नहीं है, और एक कम से कम वो 120 डेज मिनिमम रहे। ये तीनों कंडीशन आप एक साथ चेक करना तो ओपीसी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आपको कौन कौन से पार्ट ऑलरेडी आए हुए हैं। ये आपके एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले कि नवीन ने एक ओपीसी बनाई और उसमें उसकी सिस्टर नविता को नॉमिनी बनाया। नविता परमानेंटली इंडिया लेफ्ट कर रही है ड्यू टू हर मैरिज। क्या इस कारण से वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकती है? वो बोल रही है मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहती हूँ। आपसे पूछा गया अगर वो परमानेंटली इंडिया लीव करती है तो क्या उसके लिए मैंडेटरी है, तो हम बोलेंगे हाँ। लेकिन अब हाँ बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि आप बोलोगे चाहे वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अब वो 120 डेज की कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगी। ऐसे आंसर लिख के आना इसको। सेकंड, उन्होंने बोला क्या वो स्टेटस मेंटेन कर ले रेसिडेंट का तो चल जाएगा क्या, तो हम बोलेंगे कि रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट बट शी हैज़ टू बी इन इंडिया मिनिमम फॉर 120 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो कंडीशन इस वाले पे आंसर बना के आना इसका भी। मैं आपको इनका पुराना आंसर बता देता हूँ। पुराना आंसर में ये लोग बोलते थे कि नविता के लिए मैंडेटरी है विड्रॉ करना। अभी भी हम बोल रहे हैं विड्रॉ करना मैंडेटरी है। इनका बेसिस था रेसिडेंट रहेगी या नहीं रहेगी, ये क्वेश्चन था। अपन बोल रहे हैं रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो 120 डेज नहीं रह पाएगी। देखो इस आंसर में उन्होंने डेज के बेसिस पे आंसर फॉर्म नहीं किया था, आप डेज के बेसिस पे आंसर फॉर्म करना। सेकंड, क्या वो कंटिन्यू कर सकती है उसके नॉमिनेशन को? हाँ। तो हम बोलेंगे स्टेटस चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, उसको डेज की कंडीशन यहाँ पे भी पूरी करनी पड़ेगी 120 डेज की। तो आज भी ये क्वेश्चन वापस आ सकता है मालिक, एज इट इज, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ध्यान से बोलना है कि रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट बट शी हैज़ टू बी इन इंडिया फॉर 120 डेज। रेसिडेंट और अदरवाइज तो लिख दिया उन्होंने पहले ही अपने लॉ में। तो ये एक चेंज इंपॉर्टेंट है, इसका पहले का क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करवा दिया। सेकंड, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ये टर्नओवर वाली लिमिट ओपीसी को कन्वर्ट करना हो तो अब क्या करें? सर अब कोई लिमिट नहीं है। तो सर क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स हो गया? नहीं, मुझे अभी टेलीग्राम पे ही मैसेज आया बच्चों का, एक दो लोगों ने पूछा कि क्या ये अब आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, अभी भी पूछ सकते हैं क्या ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है? हम बोलते हैं यस। हम एक वर्ड यूज कर लेंगे उसके लिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, ये आप लाइन लिख देना उसमें, पेड अप शेयर कैपिटल एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर। अब ये देखना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। तो अभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी ये पैरा ओमिट हो गया है। तो सर क्या इसको ये समझाना पड़ेगा क्या कि पहले ऐसा था अब ऐसा है? नहीं, अब अपन करंट लॉ लिख देंगे, बस बात खत्म। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे आपके मॉक टेस्ट में पूछी थी कि अगर कोई मिस्टर ए है जो इंडियन सिटीजन तो है और ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर वो 115 दिन ही इंडिया में रहता है, तो हम बोलेंगे नहीं, 120 दिन होना चाहिए, वो एलिजिबल नहीं है। तो आंसर की शुरुआत में हम बोलेंगे नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन। अब यहाँ क्या चेंज होगा? रेसिडेंट और अदरवाइज। रेसिडेंट और अदरवाइज वो कम से कम 120 दिन इंडिया में रहे तो वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी को, या ओपीसी का नॉमिनी भी बन सकता है। तो ये मैंने आपसे मॉक टेस्ट में पूछा था कि 115 दिन है वो, तो हमने डेज के आधार पर आंसर दिया था। फिर बोला था क्या मिस्टर बी, जिसका नाम नॉमिनी के तौर पर दिया, जो 120 दिन से ज़्यादा है, लेकिन मिस्टर बी क्वेश्चन में था कि मिस्टर बी क्या है? फॉरेन सिटीजन है। फॉरेन सिटीजन है तो वो फिर एलिजिबल नहीं है। और थर्ड पार्ट था कि अगर मिस्टर ए एलिजिबल नहीं और वो कॉन्ट्रावेन करते हैं तो उनके ऊपर इंपॉर्टेंट एक फाइन लगेगा विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रावेंशन में क्या फाइन लगेगा ओपीसी में।
10,000 रुपीज एंड विथ अ फर्दर फाइन, जो कि कितना हो सकता है 1,000 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच कंट्रावेंशन कंटिन्यूज। 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से जितने दिन ये कंट्रावेंशन होगा पर डे 1,000 रुपये और चार्ज होता जाएगा। तो ये ओपीसी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट बातें और डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई पार्ट आना चाहिए, है ना। ये हमने ऑलरेडी प्लेज में भी देखा था, 20 डेज प्लेज में हमने अक्टूबर में रिवीजन किया था, तब भी ये देखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। एक और इंपॉर्टेंट कंटेंट स्मॉल कंपनी को लेके कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखें भैया। स्मॉल कंपनी को लेके आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिमिट्स हैं ये तो वैसी की वैसी हैं। 2 करोड़ से लेके 50 लाख से लेके 10 करोड़ का आपका शेयर कैपिटल पेड अप, और टर्नओवर एज पर लास्ट P&L 2 करोड़ से 100 करोड़। अब बच्चे बोल रहे हैं सर फिर ये नीचे क्या दिया हुआ है? अरे भाई ये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड की थी लिमिट्स कि हम स्मॉल कंपनी किसको मानेंगे, जिसका पेडअप शेयर कैपिटल 50 लाख से लेके इस रेंज के बीच में हो 10 करोड़, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़ की रेंज के बीच में हो। अब उन्होंने ये लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी, पेडअप शेयर कैपिटल कितनी प्रिस्क्राइब कर दी, 50 लाख से 10 करोड़ के बीच का डाटा, जो कि ये कितना 2 करोड़, और टर्नओवर के लिए 20 करोड़ 20 करोड़। अब वो पूछ लें स्मॉल कंपनी, तो भैया अभी भी आंसर तो यही है। ये एक चीज़ और जोड़ देना कि ये जो सब क्लॉज 1 है ये वाला, और ये जो सब क्लॉज 2 है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अब लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है। तो क्या बोला था लॉ ने बोला था हम 50 लाख से 10 करोड़ के बीच का कोई पेडअप शेयर कैपिटल का रेंज रखेंगे, और 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच का कोई टर्नओवर का रेंज रखेंगे। तो उन्होंने रख दिया, ये रहा, ये 2 करोड़ हो गया, और ये 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच का 20 करोड़ का डाटा हो गया। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब स्मॉल कंपनी हम किसको मानेंगे, जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम हो और जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ से कम हो। तो अच्छा हुआ उन्होंने ये प्रिस्क्राइब कर दिया। अभी तक रेंज दे रखी थी कि 50 लाख से 10 करोड़ के बीच की कंपनी को हम स्मॉल मानेंगे, अब रेंज और क्लियर कर दी। तो एग्जाम में आ जाए स्मॉल कंपनी, तो अभी भी थ्योरी तो यही है, थ्योरी में कोई चेंज नहीं है। आपको आंसर इसके बेसिस पे भी देना पड़ सकता है कि अब उन्होंने लिमिट दे दी है 2 करोड़ और 20 करोड़। इसके अलावा एक चेंज सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 जो कि मेरी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 16 में था मेरे नोट्स में, उसमें आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि अब ये हटा दिया इम्प्रिजनमेंट। पहले जो जेल का प्रोविजन था कि अगर सेक्शन 8 में कोई कंट्रावेंशन होता है तो ये इम्प्रिजनमेंट वाली बात अब हटा दी गई है। अब सिर्फ फाइन है जो कि एक्सटेंड करेगा 25,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक, और साथ ही साथ अगर आपने कोई फ्रॉड किया तो सेक्शन 447 लगेगा। तो पुराना सब कुछ वही है, सिर्फ ये इम्प्रिजनमेंट वाली लाइन हट गई और ये बोथ हट गया। अब सिर्फ आपको बोथ नहीं लगता, अब जेल नहीं होती, अब सिर्फ क्या लगता है, फाइन लगता है। ये छोटे छोटे से 3 चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं मालिक। बोलिए, कुछ क्वेरीज और मेरे पास आ रही हैं कि कल का पेपर कैसे अटेंड किया जाए। तो भैया मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर पहले कौन सा पार्ट अटेंड करें, हम पहले लॉ अटेंड करें, हम पहले बीसीआर अटेंड करें। आई विल सजेस्ट कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट हो आप पहले वो अटेंड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर तो पूरा करना ही है अटेंड। इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले कौन सा अटेंड करें देखने के लिए आपको जो शुरू के 15 मिनट्स मिलेंगे, आप उसमें जज कर सकते हो कि कौन सा पार्ट ज़्यादा ईजी लग रहा। आप उसके हिसाब से भी तय कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से भी तय कर सकते हो। तो आप खुद डिसाइड करो बजाय कोई और आपके लिए डिसाइड करे, है ना। इट विल बी मोर बेटर कि आप डिसाइड करो कि मेरा जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो कर लेता हूँ, और पेपर पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि पहले हम बीसीआर भी कर सकते हैं चाहें तो, या पहले लॉ भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एवरेजली 70 टू 80 मिनट्स का टाइम आप दे सकते हो किसको, बीसीआर को, और 100 टू 110 मिनट्स का रेंज रख सकते हैं हम लॉ के लिए। बोलिए हाँ या ना। तो ये एक तरीका हो सकता है। अब आपको लगता है नहीं यार मेरा ये स्ट्रांग है, तो आप इसको और कम टाइम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट कैसे सेट करें सर, अगर कभी पेपर टफ आ गया तो सर क्या होगा सर। कुछ नहीं होगा भाई, आप बहुत आराम से बीसीआर में टारगेट कर सकते हैं 20 टू 25 मार्क्स, ये आप सभी जानते हैं। और लॉ में तो यार कॉन्ट्रैक्ट्स होगा और कंपनीज एक्ट के भरोसे आपको मिनिमम 20-25 मार्क्स इसमें आ जाएंगे, पूरा नहीं भी अटेंड होता है तो भी। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए हमेशा एग्जाम में, हम पहले पासिंग क्राइटेरिया क्रॉस करें, कोई सा भी पेपर हो। जब ये क्रॉस हो जाता है तो फिर इसकी आप इंक्रीमेंट करते जाएं, 45 देन 50 देन 60, जैसा जैसा आप अटेंड करते जाएं। बट पहला टारगेट क्या, 40। यही क्रॉस नहीं होगा तो हमारा अटैम्प्ट नहीं निकलेगा। तो आप आराम से ये टारगेट अचीव कर लेंगे। आपने इतना पढ़ा है, आपने ऑलरेडी 3 बार रिवाइज किया है, आपने विद्योदय पे सारे के सारे टेस्ट दिए हैं, आपने कॉपीज चेक होके देखी हैं, 2 मॉक टेस्ट देखे हैं।
यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। आपने एमटीपी कर ली, आरटीपी कर ली, सेक्शंस की लिस्ट मिल गई इंपॉर्टेंट आपको, तो कोई टेंशन नहीं है टारगेट का, तो बहुत ईजी है, आराम से अचीव होगा। एक क्वेश्चन आता है सर मेरा कुछ छूट रहा हो तो अनअटेंड रह जाए, तो कोई बात नहीं मालिक, देखो 10 से 15 नंबर का छूटता है तो हमारा इतना बचता है 85 मार्क्स। 85 मार्क्स में अगर आप अच्छे से अटेंड करोगे तो भी 50 ला सकते हो। और अच्छा जो छूट रहा उसके लिए वहाँ एग्जाम हॉल में क्या कर पाओगे, बहुत ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे अपन। आपका फोकस इस पे हो कि हम जो अटेंड कर रहे हैं अगर उसमें हमने 70-80% मार्किंग करवा ली तो वैसे ही आपको 50 क्रॉस हो जाएंगे। तो बजाय ये चिंता करने की कि सर कुछ छूट रहा हो, कोई बात नहीं, चलता है, 10-12 मार्क्स का मार्जिन हमेशा रहता है एग्जाम में। सर क्या पूरा पेपर ही टफ आ जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हमेशा हर पेपर 50% तो ईजी होते ही है, तो पहले वो अटेंड करो जो ईजी है, जो आपको आता है वो सबसे पहले अटेंड करने की कोशिश करो, तो अपना ये टारगेट बहुत ईजीली अचीव होगा। आपका जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा। आपको पहले क्या अटेंड करना है, तो हम बोल ही रहे हैं जो इजी आता हो। लॉ अटेंड कर रहे हो तो उसमें जो सबसे इजी लगता हो वो अटेंड करो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये कंपलसरी है कि हम क्वेश्चन 1 ही सबसे पहले अटेंड करें क्योंकि वो कंपलसरी होता है। भाई आईसीआई ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, आप चाहो तो क्वेश्चन 4 से शुरू करो, लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, इसके जितने सब पार्ट्स हैं ए बी सी वो एक साथ आने चाहिए मालिक। ऐसा नहीं होता ये आपकी कॉपी है तो आपने यहाँ पहले क्वेश्चन 4 का ए कर दिया फिर क्वेश्चन 2 का ए कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके सब पार्ट्स सब एक साथ आना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आगे आपको टिक करना रहते हैं आपने कौन से क्वेश्चन अटेंड किए हैं, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना। एक आता है सर हम चॉइस कैसे करेंगे, कौन सा छोड़ें कौन सा क्वेश्चन करें, एक की चॉइस होती है हमारे पास। तो देखो आप ये देखो कि क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3 दोनों में मान लो 3-3 पार्ट है। आप जानते हो कि इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा अटेंड कर सकते हो, अच्छा ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, तो पहले इसको अटेंड करो फिर उसके बाद इसको अटेंड करो। तो सबसे पहले पहले घंटे में फर्स्ट 1 आवर में वो अटेंड करो जो आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन 1 अटेंड करूँ ही सही में सबसे पहले, हाँ सब पार्ट्स का ध्यान रखिएगा, सारे सब पार्ट्स एक साथ आने चाहिए। पर सर कभी मान लो बी पार्ट नहीं आ रहा, ए और सी आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, आपके पास कॉपी है, आईसीआई ने कभी नहीं बोला कि आप जगह नहीं छोड़ सकते। अभी 4 का ए कर लो, 4 का बी के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो और 4 का सी कर लो। आप ये तो समझ ही जाते हो कि आंसर में कितनी लाइन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उतनी लाइन्स छोड़ दो। केस लॉ सॉल्व करने के लिए अपन ने 3 स्टेप फॉर्मूला लगाया था दोस्तों। सबसे पहले हम सेक्शन से शुरुआत करेंगे, लीगल पार्ट। सेक्शन नहीं आ रहा हो तो सर कोई बात नहीं, फिर हम लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरह से आंसर शुरू कर देना। फिर इन द गिवन केस करके आप क्वेश्चन को शुरू करना और अधिकतर लाइन इस केस को समझाते समय आप किसकी रखोगे, क्वेश्चन की ही रखोगे। और लास्ट पार्ट जो आपके पास है वो है कंक्लूजन, जो कि सिंगल लाइन का होना चाहिए। कंक्लूजन कैसे बनाएंगे सर, क्वेश्चन में जो लास्ट में पूछा गया आपसे उसी के बेस पे कंक्लूजन होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या ये वॉइड है, तो हम वैसे ही एंड करेंगे यस इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कुछ हम जैसा वो पूछे, क्या बी सी पे केस कर सकता है, हम बोलेंगे नो बी कैन नॉट फाइल अ सूट या बी कैन फाइल अ सूट, जैसा आंसर हो, आखिरी की सिंगल लाइन, आखिरी की सिंगल लाइन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपने ऑलरेडी क्या क्या कंप्लीट कर लिया है पिछले 2.5-3 महीने की स्टडी में। आपने सबसे पहले 30 सितंबर तक कोर्स कर लिया था, उसके बाद आपसे एक रिवीजन की बात हुई थी, अपन ने अक्टूबर में भी रिवीजन करा और नवंबर में भी, वी हैव ऑलरेडी मेड 2 रिवीजन्स, आपने मेरे साथ करा हो तो। फिर आपने ड्यूरिंग द सिलेबस रेगुलर क्लासेस में सारे टेस्ट अपीयर किए, बहुत सारे बच्चों ने कुछ मिस किए, कोई बात नहीं, बहुत सारे अटेंड भी किए, कॉपी चेकों को मिली, आपको आपकी गलतियां मालूम है। आपने 20 डेज प्लेज अटेंड की, आपने उसके बाद 2-2 मॉक टेस्ट पेपर्स दिए, 2 मॉक टेस्ट भी दिए, इतना रिवीजन करा। 3 रिवीजन आपने खुद ने कर लिया, 2 मैंने करवा दिए, अब और क्या करेंगे। आपने एम के वीडियोस देख लिए, आपने आर के वीडियोस देख लिए, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव कवर्ड, आपने मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए। तो यार अपन इतना सब कर चुके हैं और फिर एक मिनिमम टारगेट से शुरुआत कर रहे हैं, फिर भी है ना कि यहाँ से तो शुरू करें फिर आगे और मार्क्स बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, आपने सब कुछ कवर किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटा हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा रात को बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम से आप रेस्ट कीजिएगा और सुबह वापस से रिवाइज कर सकते हैं अगर कुछ पार्ट छूटा हो तो। कोई भी डाउट हो आप मुझे आराम से सेंड कर सकते हैं, आपके साथ में बना हुआ हूँ एग्ज़ाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, जितना आराम से आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतना जल्दी वो समझ पड़ेगा। और मैंने आपको सिखाया है हर केस एक कहानी होता है, उस कहानी को ध्यान से समझें, अपने आप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन की आखिरी लाइन ध्यान से पढ़ें, वो पूछ क्या रहे हैं, आपको अपने आप केस क्लिक हो जाएगा।
तो आराम से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आराम से पढ़िए, आराम से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा। राधे राधे।